Hello everyone. In this video lecture I am going to describe you chapter first class 10th Geography Resources and Development संसाधन और विकास। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है, दुनिया के सामने किस तरह की दिक्कतें आई जब उनको अबेंडेंट यूज किया गया, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या समिट हुई, एजेंडा 21 क्या था और रिसोर्स प्लानिंग की क्या जरूरत थी, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के अंदर किस तरीके से अडॉप्ट किया गया है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों जरूरी है। अब हम इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में, मीन्स भूमि संसाधन। अब इंडिया की रीजनल एरिया की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स अवेलेबल होती हैं। या वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप की लैंड हमारे पास अवेलेबल है और कितने परसेंट एरिया में वो लैंड एरिया है और किसका क्या यूज है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लेन एरिया को लेते हैं। 43% लैंड एरिया जो है किसके अंडर यूज होता है, प्लेन एरिया के अंडर आता है और ये सबसे ज्यादा कंजस्टेड वी कैन से यहाँ पर हर एक चीज पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि प्लेन होता है और एवरी काइंड ऑफ इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी यहाँ पर इजीली हो जाती है। अगर हम रोड्स बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे इजीली वो प्रोसेस हम कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ लैंड है हमारी माउंटेन, जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है इंडिया का और नॉर्थ ईस्ट एरिया है, उसके अंदर हिमालयन एरिया जो माउंटेन एरिया हमारे पास अवेलेबल है और 30% एरिया ये कवर करता है हमारी टोटल लैंड एरिया का इंडिया के अंदर। और इसके अंदर टूरिज्म डेवलप हो सकता है, टूरिज्म एक्टिविटी को ये फोस्टर करता है। नेचुरल वेजिटेशन भी इसके अंदर पाई जाती है। क्लाइमेटिक सिचुएशन कोल्ड रहती है, इसलिए भी टूरिज्म को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है और व्यू सीनरीज अच्छी होती है, तो ये बहुत अच्छा स्कोप हमें टूरिज्म के लिए देता है। थर्ड जो लैंड एरिया है वो है हमारा प्लेट्यू। प्लेट्यू हमारे पास कितना अवेलेबल है? 27% और प्लेट्यूज हमेशा मिनरल्स के अंदर रिच पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और मिनरल्स में ये रिच होते हैं। अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कहें हमें कहाँ पर मिलता है प्लेट्यूज, तो जो ये हमारा पेनिनसुलर एरिया है, यहाँ कोस्टल एरिया दोनों साइड से मिलाकर और ये जो सारा एरिया है ये हमारा सारा प्लेट्यू एरिया के अंदर कंसीडर होता है और ये मिनरल्स में रिच एरिया है रिसोर्सेज के अंदर। ये अब आप कहेंगे कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला देखिए, कोई भी लैंड मास जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है, लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर बाय इट्स 3 साइड इज नोन एज पेनिनसुला। तो क्योंकि हमारा साउदर्न पार्ट जो है इंडिया को 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको इंडियन पेनिनसुला बोला जाता है और हमारा प्लेट्यू मिलता है यहाँ इंडियन पेनिनसुला के अंदर और इसका नाम होता है डेक्कन प्लेट्यू। क्या नाम दिया जाता है इसको? डेक्कन प्लेट्यू का नाम दिया जाता है। और पूरे इंडियन रीजन का ये 27% कवर करता है। मिनरल रिच रीजन ये हमारा है। और जो फोर्थ टाइप मिलती है हमें वो आइलैंड्स होते हैं, दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कंट्री बाय द वाटर बॉडीज। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में अभी आगे नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में सिर्फ लैंड रिसोर्सेज के बारे में, क्योंकि चैप्टर के अंदर यही पोर्शन हमारा कवर किया गया है। ठीक है, तो ये तो देखा हमने लैंड रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हमारे पास। प्लेन एरिया है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, आइलैंड्स है। प्लेन एरिया के अंदर 43% एरिया कवर करता है ये हमारे इंडियन रीजन का। अब लैंड यूटिलाइजेशन, ये जो प्लेन एरिया है हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहला क्या है कि एक नेचुरल ग्रीनरी हमें अर्थ के ऊपर अवेलेबल होती है, जो कि हमारी कंट्री के अंदर भी अवेलेबल है। वो क्या है? फॉरेस्ट। ये नेचुरली ग्रो होते हैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज जो अपने आप ही ग्रो करती हैं नेचर के अंदर, वो क्या कहलाती है? फॉरेस्ट कहलाती है। तो सबसे पहले तो ये यूज होता है। सेकंड यूज क्या बोलता है वो? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए मीन्स कृषि करने के लिए उसको जोतने के लिए जो अवेलेबल नहीं होती है, ऐसी लैंड आती है सेकंड टाइप में। और इसके अंदर भी 2 टाइप होते हैं हमारे, एक होता है बैरन लैंड और एक होता है वेस्ट लैंड। बैरन लैंड का मतलब होता है बंजर भूमि। बंजर भूमि ऐसी भूमि जिसके अंदर कंकड़, बजरी, इस तरह के पार्टिकल्स नेचुरली ही उसके अंदर मिक्सअप होते हैं और कल्टीवेशन की जो एक्टिविटीज होती हैं वो करना उसके ऊपर पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी लैंड क्या होती है?
कल्टीवेशन के अंडर अवेलेबल नहीं हो सकती, तो बैरन लैंड होती है। सेकंड होती है वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड का मतलब कि जरूरत नहीं है उस लैंड एरिया को कल्टीवेशन के लिए यूज करने की, वो खाली पड़ी रहती है, उसके ऊपर घास फूस पेड़ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, या फिर वो इतने मतलब रिमोट एरिया में होती है कि उस तक वो मशीनरी टेक्नोलॉजी पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको हम यूज नहीं कर पाते। ऐसी लैंड क्या होती है, इनको हम चाह के भी यूज नहीं कर पाते, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। सेकेंड होती है लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। नॉन एग्रीकल्चरल मीन्स उस पे अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर दूसरी एक्टिविटीज हम ग्रो कर चुके होते हैं, लाइक रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप कर देना, या रिजर्व्स बना देना एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, सेंचुरीज बना देना। इस तरह की जो लैंड होती है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है, तो वो भी किस में आएगी, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। हालांकि उसका यूज हो रहा है, देखो रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज कोई भी सेटअप किया गया है, लेकिन वो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं हो रही है। ठीक है। थर्ड है आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। यहाँ पे नॉट अवेलेबल कि चाहे तो भी अवेलेबल नहीं हो पाती है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर क्या आएगा कि पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, बहुत बड़ा एरिया, जैसे गांव की अगर बात करें तो पशु जो होते हैं, एनिमल्स बहुत ज्यादा रखे जाते हैं, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री की जाती है, तो पशुओं के चरने के लिए कॉमन टाइप एक जगह छोड़ दी जाती है जिसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी घास हो जाती है और ग्रेजिंग उस पे वो करते हैं पशु। तो ऐसी जगह जिसको कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, उसी पर्पज के लिए छोड़ के रखते हैं, तो वो भी क्या कहलाती है, अनकल्टीवेटेड लैंड कहलाती है। और इसका दूसरा टाइप क्या है अनकल्टीवेटेड लैंड का, लैंड अंडर मिसलेनियस क्रॉप्स। मिसलेनियस क्रॉप्स मीन्स लाइक कोई पैडी या वीट की अगर हम बात करते हैं, इस तरह की क्रॉप्स या जैद क्रॉप्स को नहीं ग्रो करना चाहता, ट्री प्लांटेशन उसके ऊपर करना चाहता है कि कई सालों तक, लाइक पॉपुलर की अगर हम बात करते हैं, वो लगा के छोड़ देते हैं, वो कई साल ले लेते हैं ग्रो होने में, बड़ा होने में, उसकी मार्केट वैल्यू होने में, तो ऐसी लैंड भी क्या कहलाती है, अनकल्टीवेटेड लैंड कहलाती है। ठीक है। यूज तो उनका हो रहा है लेकिन कल्टीवेशन के लिए वो यूज नहीं की जाती। आई होप कि आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन अनकल्टीवेटेड लैंड वो अवेलेबल है बट उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं की जाती। दिस इज द डिफरेंस इन बोथ द पॉइंट्स। अब वो कहते हैं फेलो लैंड। फेलो लैंड क्या होती है, परती भूमि। परती भूमि का मतलब होता है कि किसी सोयल के अंदर, लैंड के अंदर उसकी फर्टिलिटी कम होती है और उसके ऊपर अगर क्रॉप ग्रो की जाती है तो उसको थोड़ा टाइम ऐसे ही छोड़ना पड़ता है खाली, ताकि उसके ऊपर घास फूस खरपतवार उग सके, छोटे छोटे पेड़ पौधे उग सके और उसकी फर्टिलिटी को दोबारा गेन कर सके। तो ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं, जमीन को क्या बोलते हैं, फेलो लैंड बोलते हैं। और फेलो लैंड भी टू टाइप की होती है, परती भूमि भी दो तरह की होती है। एक होती है करंट फेलो, जिसको हाल ही में छोड़ा गया है। करंट का मतलब रिसेंटली, लाइक ये एक एग्रीकल्चरल ईयर होता है, इसको दो में हम बांट के चलते हैं, एक रबी होती है, एक खरीफ होता है मेनली। तो दो सीजन होते हैं मेनली इसके, सिक्स मंथ्स के होते हैं। तो मान लो इसके ऊपर रबी क्रॉप तो ग्रो कर दी गई और नेक्स्ट खरीफ के लिए इसको क्या छोड़ दिया है, खाली छोड़ दिया गया है, तो ये कैसी लैंड हो जाएगी हमारी, करंट फेलो लैंड हो जाएगी। जिसको करंट फेलो के अंदर क्या टाइम पीरियड दिया जाता है, 1 और लेस देन 1 ईयर। वो जमीन जिसको या तो 1 साल से नहीं बोया गया है, 1 साल से भी कम के लिए। अब हम इसको नेक्स्ट रबी के लिए भी अगर छोड़ दे तो ये क्या हो जाएगी, रबी सीजन के लिए भी अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये 1 ईयर के लिए फेलो छूट जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी करंट फेलो लैंड कहलाएगी, परती भूमि कहलाएगी। सेकंड टाइप होता है इसका अदर देन करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड के अलावा है तो वो भी फेलो लैंड ही, लेकिन करंट नहीं है वो। करंट का मतलब वो कि वो लंबे टाइम से छोड़ी गई है खाली उसकी फर्टिलिटी को गेन करने के लिए। और इसके अंदर कितना टाइम पीरियड आता है, 1 साल से लेकर 5 साल तक। मतलब 1 साल तक अगर वो छूटेगी तो करंट फेलो कहलाएगी, और अगर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए 2, 3 या 4 या 5 के लिए छोड़ी जाएगी तो क्या कहलाएगी,
अदर देन करंट फेलो लैंड वो कहलाएगी। आई होप प्रति या फेलो लैंड आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसी सोयल जिसके अंदर कम फर्टिलिटी होती है और उसे टाइम पीरियड की जरूरत होती है, खाली टाइम पीरियड की जरूरत होती है अपनी फर्टिलिटी को दोबारा गेन करने के लिए, ताकि उसके ऊपर कोई भी अगर क्रॉप ग्रो की जाती है वो उसको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स अच्छे से वो दे सके और वो क्रॉप उसके ऊपर अच्छे से ग्रो हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया के अंदर कुल बोया गया क्षेत्र इसको बोला जाता है। क्या होता है नेट सोन एरिया? सोन मोर देन वन इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक एग्रीकल्चरल ईयर है, इसमें इसको मेनली ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 6 मंथ की होती है। एक रबी में किया जाता है और एक खरीफ में किया जाता है। अब ये यहाँ पे नेट सोन एरिया को क्या कहता है? वो एरिया जो एक एग्रीकल्चरल ईयर में, एक एग्रीकल्चरल में 2 फसलें हमने ग्रो की, 2 क्रॉप ग्रो की, तो क्या कहते हैं? सोन मोर देन वन, एक बार से ज्यादा बार जो वो बोया जाए। मान लो कि ये 1 साल का टाइम पीरियड था, अब इसमें भी अगर एक ही बोई जाए, खरीफ की फसल ना बोई जाए, तो क्या ये क्या कहलाएगा? कितना नेट सोन एरिया कहलाएगा? सिर्फ इतना ही कहलाएगा। लेकिन अगर एक बार से ज्यादा बोया गया है, 2 फसलें उगाई गई हैं, तो ये सारा एरिया क्या कहलाएगा? नेट सोन एरिया कहलाएगा। और इस नेट सोन एरिया को ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी कहा जाता है। मीन्स सकल उत्पादित एरिया, मीन्स इतने एरिया के अंदर फसलें उगाई गई हैं। ठीक है, इसके अंदर मान लो कि एग्रीकल्चर के अंदर ये एरिया इतने में ये खरीफ फसल नहीं उगाई गई, ये साल था, तो ये नहीं इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, सिर्फ इतना एरिया ही इंक्लूड किया जाएगा कि ये हमारा क्या है? नेट सोन एरिया है। दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ। मान लो कि ये फील्ड है एक, ठीक है, और इसका सिर्फ आधा हिस्सा यूज में लिया जा रहा है, आधे हिस्से में पूरा ईयर कंप्लीट किया गया है रबी और खरीफ फसल के लिए, दोनों के लिए, और इस एरिया को खाली छोड़ दिया गया है। तो नेट सोन एरिया कौन सा कहलाएगा? सिर्फ वही कहलाएगा जो कल्टीवेशन के लिए यूज हो रहा है, जिसमें फसलें उगाई जा रही हैं। तो दिस इज नेट सोन एरिया मीन्स कुल उत्पादित क्षेत्र। और इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं, कि सिर्फ इसी एरिया के अंदर क्रॉप को क्या की गई है? ग्रो की गई है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जितना भी मैंने आपको समझाया है कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंडिया के अंदर कितने टाइप ऑफ लैंड अवेलेबल होती है, एंड लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे वाली वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसका रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो इफ यू लाइक। थैंक यू।